पहले मैं आईएएस का सोच रहा था, वो नहीं निकला तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ स्टेट सर्विसेज पे आ गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से प्री भी नहीं निकलता है मेरा। मैंने आईबी का एग्जाम दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ये सब जो सिलेक्शन है वो प्री में ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब मेरा सेटबैक बढ़ते जा रहा है क्योंकि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया है। आई वॉज टोटली सैटर्ड, मुझे क्या करना है मुझे एकदम ही नहीं पता। नमस्ते, मेरा नाम आयुष कृष्णा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी की भी इच्छा हुई कि ये भी कहीं बाहर जाए। तो उसी तरह मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो बहुत लोगों को पता है, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर, तो उसकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा मैंने दी, पर मैं पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाया। फिर दूसरे प्रयास में मैं सफल होता हूँ और फिर मैं छठवीं क्लास में मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि उस एज में जो क्लास 6 में जो अटैचमेंट्स थे, सबसे उस वक्त बच्चे को क्या अटैचमेंट होता है, अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट होता है, अपने घर से अटैचमेंट होता है, वो सब छोड़ना था। तो वो मुझे लगा कि ये लाइफ का तो बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है, मतलब उस समय के लिए। और मैं स्कूल गया और वहाँ पे एक अलग माहौल, जहाँ पे बहुत अमीर लोगों के भी बच्चे थे, सारे वर्ग के लोग थे। मेरा जो जर्नी रहा 6 to 12 वो ऐसा ही रहा। तो मुझे पता चला कि जो लोग आज, जब मैं स्कूल से बाहर निकला तो मुझे लगा कि इतनी जो लोगों में डिफरेंसेस हैं, अगर शायद उस टाइप का एजुकेशन जो मुझे मिला अगर वो मिलता तो शायद लोगों में वो नहीं होता। तो स्कूल की ये जो एक्सपीरियंसेस थे वो मेरे में एक वैल्यू बेस्ड जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ थी उसने इनकलकेट किया। अब देखता हूँ स्कूल के बाद मैं फिर से जब आईआईटी की परीक्षा दिया तो मैं फिर से पहली अटेम्प्ट प्रयास में फ़ेल हो गया। तो फिर से ऐसा लगा कि यार फिर फेल हो गया तो कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर एक डिसीजन हुआ कि फिर मैं घर पे ही रह के मुजफ्फरपुर में ही पढ़ूंगा। आईआईटी गुवाहाटी में मेरा सिलेक्शन होता है। आईआईटी गुवाहाटी पहुंचने के बाद समझ में आया कि वहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं सभी क्वालिफाइड हैं, तो फिर एक अलग लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन होता है। तो फिर वो कॉम्पिटिशन को समझते हुए मेरी जर्नी फिर आईआईटी गुवाहाटी में शुरू होती है। और एक बहुत अहम फेज़ आता है मेरे लाइफ में आईआईटी गुवाहाटी में, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट 4th ईयर में जाके बनता हूँ। 4th ईयर में मैं जब वाइस प्रेसिडेंट बना, वो भी थोड़ा अलग था क्योंकि इससे पहले बहुत ही कम लोग जो नॉर्थ इंडियन हैं वो वहाँ पे बन पाते थे। मेरा एक फ्रेंड है शायन, उसने कहा कि यू कैन ऑल्सो डू इट। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरे में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी कि भाई मैं 6000 वाली जनता को कैसे, मतलब एम आई द लीडर, वैसी वाली फीलिंग थी नहीं मुझ में। तो उसने कहा कि भाई तुम बन सकते हो। तो फिर हमने 15 दिन में, मतलब वी इन द लास्ट 15 डेज इन वनली, जहाँ पे मैंने कैंपेनिंग करा, वहाँ पे लोगों को बताया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल, पाथ आ जाता है। मतलब यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव कैसे? क्योंकि मेरे पास एक बिलीव ही नहीं था पहले कि भाई मैं सही में ये कर सकता हूँ। बट व्हेन यू स्टार्ट, मतलब मुझे फिर एक बात समझ में आई कि, और ये आगे वाली जो जर्नी है मुझे ये बात हमेशा बार बार याद आती रही, द फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट। जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा था तो उस वक्त लग रहा था ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, बट जब मैंने कर दिया तो फिर बस ये था कि लगन है, करना है, चाहे वो मैं जीतूं या ना जीतूं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। और फाइनली मैं उसमें 15 दिन की मेहनत जो हमारी थी, आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। तो अब जो है सब सही चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बढ़िया पोस्ट है। अब तक मेरे लाइफ में बहुत कुछ इमोशनल ऐसा जो खुद में फील हो ऐसा हुआ नहीं था। बट इन दैट मोमेंट मुझे समझ में आया कि जैसे ही मैं वाइस प्रेसिडेंट बनता हूँ उसके नेक्स्ट 15 डेज में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, जहाँ पर एक सुसाइड हो जाता है। तो अब मी बीइंग अ स्टूडेंट, जहाँ पे मुझे अपने एकेडमिक लाइफ को भी बैलेंस करना है, आई वॉज द स्टूडेंट हेड। तो स्टूडेंट का कोई भी मामला होता था तो आई हैव टू बी कंसर्न अबाउट दैट। तो वो जो सुसाइड हुआ था, दैट वाज अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट फॉर मी। और मैंने समझा कि जो एग्जाम प्रेशर्स और होते हैं, मतलब दे आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से सुसाइड करते हैं लोग। मतलब फ्यू ऑफ देम विच आई कुड नो इज लाइक एग्जाम प्रेशर, रिलेशनशिप्स। पर मैंने जब बीइंग अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेल मुझे रियलाइज हुआ, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेल, जहाँ पे मैं पर्सनली उन लोगों से मिला हूँ हु आर वेरी मच डिप्रेस्ड। एंड व्हेन आई फाइंड द रीजन व्हाई दे आर डिप्रेस्ड, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट फाइंड समवन जहाँ पे वो अपनी बात को रख सके। वहाँ पे मुझे लगा फ्रेंड्स की वैल्यू, मेंटरशिप की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे जो मुझे रियलाइज हुआ कि फेलियर्स जो है बहुत टेम्पररी है। मतलब फेलियर इज़ वेरी टेम्पररी। आप आज आईआईटीएन है, कल आप जॉब में जाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार आपसे अच्छा कोई पैकेज ले रहा है, कोई ना कोई तो लेगा ही। आपसे हो सकता है कि कम कैलिबर है, फिर भी उसके पास कुछ अच्छा होगा।
तो मेरे को वो माइंडसेट वाली बात समझ में आई। जैसे बोलते हैं ना, गो टू द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द पाथ। मतलब आपको उसी पाथ पे जाना है। मतलब आप कुछ सोचेंगे कि ये अचीव करके मैं खुश हो जाऊंगा। मुझे वहां पे समझ में आया ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके पास सुबह में कुछ था, अब वही पर्सन जिंदा ही नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। तो लाइफ को थोड़ा डिटैच करके चलना होता है। मुझे ऐसा धीरे धीरे रियलाइज हुआ। अब मैं नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आता हूं। तो मैं जब कॉलेज से निकला तो मुझे एक बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था जॉब करने का, बट पेरेंट्स चाहते थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है जॉब कर लेते हैं। आई वॉज क्वालिफाइड एनफ, तो मुझे जॉब एक बहुत मामूली सी मतलब नॉर्मल सी जॉब लगी जो आईआईटी में लगती है। तो मैं जॉब में गया तो आई वॉज गिवन अ डिफरेंट प्रोफाइल। तो आई वॉज लाइक कि सर मैं तो डिफरेंट प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। तो दे वर लाइक कि नहीं नहीं, आपको तो इसी प्रोफाइल में काम करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया लाइफ में चॉइसेस जो हैं आपके मुताबिक होती नहीं है। मुझे लगा कि यार मुझे इसी के साथ जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे थोड़ा एक मेंटल सेटबैक था कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई वाज मिसिंग मेरे जॉब में। क्योंकि कॉलेज में जब रहा तो देयर वाज अ पब्लिक इंटरेक्शन जहाँ पे आप जाके स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम समझ सकते हैं, पॉलिसी मैटर में रह सकते हैं। तो मेरा वो कोई भी स्किल मैंने जो स्कूल में सीखा, कोई भी मुझे नहीं लग रहा था मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा था। फाइनली ऑन 5th of August, मुझे याद है 2018, आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि मैं जॉब अब क्विट करना चाहता हूँ। मेरे को याद है वो मोमेंट, मेरे पिताजी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मतलब कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम ठीक है अभी छोड़ दो। पर मैंने सोचा कि इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी, वर्क एथिक्स भी मेरे कुछ थे, मुझे लगा कि, तो मैंने 3 महीने फिर जॉब किया, फिर मैंने कंपनी छोड़ा। एंड ऑन 23rd of November 2018 आई केम टू दिल्ली। एंड मैं जब दिल्ली आता हूँ तो दिल्ली मेरे लिए पूरा ही नया था। मतलब मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली में सारे रेंट इतना ज़्यादा, कौन सी कोचिंग, आपको कोई गाइडेंस पता नहीं चल रहा है किस में जाना है किस में नहीं जाना है। तो इसके थ्रू जो मेरे मन में था यूपीएससी की जर्नी कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैं आया और मैंने 23rd of November से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और मैंने कब अभी तक जीएस पढ़ा ही नहीं है। एंड मेरा जो फ्रेंड है प्रणेश, ही टोल्ड मी कि यार हो जाता है। मतलब उसने मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए कह दिया कि तुम एक थोड़े महीने में 6 महीने में प्रीलिम्स हो जाता है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने बोला ठीक है हो जाता है। तो मैंने ऑप्शनल की क्लासेस करी, वो 15 फरवरी तक चली, 2019 तक। और उसके बाद मैंने प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू किया। प्रीलिम्स का एग्जाम आता है तो फॉर्चुनेटली मेरा प्री हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो आई वाज लाइक ऑन क्लाउड 9 कि भाई मैंने तो पहले अटेम्प्ट में ही प्री निकाल दिया, ये तो बहुत आसान सा एग्जाम है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं फिर मेंस का अब क्या करें, तो पता चलता है मेंस, मतलब पता है पैटर्न, पर अब मेंस के लिए क्या करना है, अब अभी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट हो रहा है मेंस का क्या करना है। तो मैं मेंस का पूरा स्टार्ट करता हूँ, मतलब पहली बार आंसर राइटिंग, पहली बार सब कुछ। तो मेरा फिजिक्स ऑप्शनल है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं जाता है। पेपर 2 में मैं बताऊंगा एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। पेपर 2 फिजिक्स में मैंने बस 2 घंटे ही पेपर लिखे हैं। मतलब तो जब मैं अपने सीनियर को आके बताता हूँ कि भैया मैंने बस 2 घंटे पेपर लिखे हैं, जो मुझे गाइड करते हैं भूपेंद्र भैया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। एंड एवरीवन वाज श्योर कि नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली उस बार मेरा मेंस हो जाता है। मुझे लगा कि अब तो भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, प्री ऐसे ही दिया, प्री हो गया, ऐसे ही दिया, मतलब पढ़ के दिया, पर इतने कम टाइम में। मेंस तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे, वो भी हो गया। तो मुझे सही है, अब तो इसी बार ही मैं आईएएस बन जाऊंगा, बढ़िया। अब इंटरव्यू का बारी आई, इंटरव्यू मैंने खूब तैयारी करी। फिर जब अब इंटरव्यू का रिजल्ट है, एवरीवन वाज होपफुल। मतलब आपका होता है ना कि लाइफ में एक फिर से ये एक बहुत बड़ा लेसन मिला मुझे कि आप जब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ना, तो सब लोग पीछे रहते हैं कि भाई हो जाना है, तुम तो भाई एक ही अटेम्प्ट में कर दो। तो आपको एक उस लेवल पे ले जाया जाता है, आपके थॉट्स से ज़्यादा लेवल पे, कि भाई सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता लाइफ में। तो मेरे साथ ऐसा ही चल रहा था। पर जब रिजल्ट आता है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। एंड आई वॉज सैटर्ड, क्योंकि इतना स्मूथ अब तक जर्नी रहा, मुझे लगा कि यार सब कुछ सही रहा, तो ये भी निकल जाएगा, तो मेरा रिजल्ट नहीं आता है। अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि सेकंड अटेम्प्ट देना है, थर्ड अटेम्प्ट देना है, वो कुछ ऐसा नहीं था। तो तुरंत मैं प्री दिया हुआ था पहले, तो उसके रिजल्ट फिर 15 दिन में आए, मेरा सिलेक्शन फिर नहीं होता है। तो मतलब 15 दिन में 2 सिलेक्शन नहीं हुए। तो मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया क्या करें, तो उन्होंने मेरे को पुश किया कि भाई तुम बीपीएससी भी दो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, उसमें देख लो, स्टेट वाला ही निकल जाए तो वही बड़ी बात है। अब मैं बता रहा हूँ एस्पिरेशंस कैसे गिर रहे हैं। पहले मैं आईएएस का सोच रहा था, वो नहीं निकला, तो मैंने सोचा ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, स्टेट सर्विसेज पे आ गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से प्री भी नहीं निकलता है मेरा। फिर मैंने सोचा कि यार कोई तो चाहिए, मैंने आईबी का एग्जाम दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें सिंपल मतलब मैथ्स वगैरह आता है, वो मैथ्स मेरा अच्छा रहा है, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया,
उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपी पीएससी, मतलब ये सब जो सिलेक्शन है वो प्री में ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब मेरा सेटबैक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी के इंटरव्यू तक गया है, और ये मुझे लोगों ने बता दिया है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो मेरे दिमाग में आ गया है कि भाई इतने बड़े अचीवमेंट के बाद मैं लगातार 6 से 7 एग्जाम हुआ, यूपी पीएससी का, प्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी, और भी बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है। एकदम प्री तक नहीं हो रहा है मेरा। आई वॉज टोटली सैटर्ड, मुझे क्या करना है मुझे एकदम ही नहीं पता, अभी प्री भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि फाइनली पेरेंट्स से डिसाइड किया कि अभी क्या करें। अब मेरी जर्नी बढ़ रही है, मैं अब यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट, मतलब थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो फॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स निकल जाता है इस बार, और इस बार फॉरेस्ट्री भी निकलता है। तो फिर जर्नी चलती है। फिर इसी साल में बीपीएससी का मेंस भी एक बार मैंने प्री पहले दिया, फिर से प्री भी हो जाता है। तो अब क्या है कि अब कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब मैं आई गॉट रैंक 6, और साथ ही साथ मेरा नेक्स्ट एक मतलब 25 डेज के बाद मेरा बीपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाता है, जहाँ पे मैं रैंक 9 लाता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ अपनी पुरानी जर्नी की मेरे साथ हुआ क्या है इस 3, 4.5 साल के जर्नी में, तो मुझे लगा कि यार मैं जो भी अचीव कर पाया हूँ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी ओनली, और ये बहुत ऑर्डिनरी सी जर्नी है। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो कंसिस्टेंटली लगे हैं, मतलब आई एम वेरी मच फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंसी, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि पीपल कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, बिकॉज इट टेक्स अ टॉल ऑन योर इमोशनल बैलेंस। वो आप बार बार फेल होना, अगर आप यूपीएससी में एक बार फेल होते हैं तो वो फिर 1 साल की जर्नी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर आप समझिए कि अगर वो मोमेंट अगर आप रह गए, वो मोमेंट आप टिक गए, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू डू गुड। अब आप देखिए मेरा साथ ही साथ दोनों एग्जाम निकला, और मैंने फिर से अभी सीएससी मेंस दिया है। तो अब मेरा अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट के बाद जो निकालते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही फीलिंग है कि अब वो पर्सनल अकम्प्लिशमेंट ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ मैंने कर दी है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, मतलब मेरे सीनियर भूपेंद्र भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आपके लाइफ में मेंटर, जैसे मेरे फैमिली में मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी फ्रेंड ऐश्वी ने सपोर्ट किया, प्रणेश ने सपोर्ट किया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो उनको लेके चलना है साथ। इस नोट पर मैं कहना चाहूँगा कि माइंड सेट जो है दैट इज़ द की, जहाँ पे आप कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ बिहार में जैसे लोग, बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि बिहार के लोग, वहाँ पे साधन लोगों को लगता है बहुत नहीं है, पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं। मैं आपको अपनी यूपीएससी की जर्नी और बीपीएससी की जर्नी में मैंने कैसे थोड़ी स्ट्रैटेजी रखी, मैं आपको उसमें थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा पहला मानना था कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनकल्केशन मेरे स्कूल डेज से ही था। मैं अपने फ्रेंड मनु के साथ चैलेंज लगाते थे अपन, तो ऐसा होता था कि हम चैलेंज आते कि हम 4 बजे सुबह उठेंगे, और जो नहीं उठा द अदर पर्सन हैज टू गिव पार्टी। मुझे एक बात समझ में आई कि आप एग्जाम जो है सिर्फ पढ़ के नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे जो समझ में आता है, एग्जाम का सबसे पहला सिलेबस जो होता है वो हेल्थ होता है, क्योंकि हेल्थ होता है। और आप समझिए यूपीएससी एग्जाम इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द माइंडसेट। कैसे आप वहां पे, आपको 2 पेपर लिखना है 4-4 हजार वर्ड का बैक टू बैक, तो आप अगर हेल्दी नहीं होंगे तो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस था मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा पुश करते रहते थे, तो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है 2 लेक्चर मिस कर दें, उससे हो सकता है क्वेश्चन ना भी आए, डोंट बॉदर, हेल्थ प्रायोरिटी है। 2 दिन क्लास नहीं जाए, पर अगर हेल्थ सही नहीं है तो मेक श्योर दैट यू आर हेल्दी, पहली बात। और दूसरी बात, प्रिपरेशन मैंने कैसे की, माई होल प्रिपरेशन। जब मैं फेल किया और जब मैं फेल नहीं किया यूपीएससी प्रीलिम्स में, जब मैं फेल किया था, मुझे याद है वो लॉकडाउन का फेज चल रहा था, और उस वक्त काफ़ी टाइम मिला था पढ़ने का, काफ़ी टाइम मिला था। तो मैंने बहुत सारे, उस समय मुझे याद है आई हैव ऑलमोस्ट 60 टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे, बट मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो मुझे लगा यार मैंने तो सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे, मतलब जो भी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है सबके टेस्ट सॉल्व कर लिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई, और आज भी मेरे से कोई पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ कि उस वक्त जो है मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। इस बार भी जो 2022 का पेपर आया है उसमें 5 क्वेश्चंस लगभग ऐसे हैं जो डायरेक्टली 2021 के पेपर से हो जाते हैं, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आप समझिए आपको अपना पूरा प्रिपरेशन जो है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अराउंड रखना है। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे।